सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा एक नया अध्याय स्टार्ट हो चुका था, जिसका शीर्षक था भारत के विदेशी संबंध। यानी भारत के किन देशों के साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, किस इन सारी बातों पर हमने इसकी भूमिका के बारे में पिछले पीरियड में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई और इस गुटनिरपेक्षता की नीति में भारत का किन किन देशों ने साथ दिया, वो भी इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं थी। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ, केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी। आज़ादी मिलने से पहले भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे थे, नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। यानी उपनिवेशवाद का मतलब अंग्रेजों के जो गुलाम देश थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। इसको साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रहे और भारतीयों से बन चुके थे। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। किसी भी यानी उस नेताजी के संबंधों की बात करें तो हमारे हिटलर के साथ भी अच्छे संबंध रहे। किसी राष्ट्र को विदेश नीति से उसके अंदरूनी बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उनका असर भारत के विदेश की नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई, उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। आप समकालीन विश्व की किताब में इस अध्याय को पढ़ चुके हैं। शीतकालीन युद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बट गई थी, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद। एक खेमे का अगवा संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई। भारत के नेताओं ने अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में दायरे में साधने थे। अब है नेहरू की क्या भूमिका थी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना में क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति में 3 बड़े उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, जो हमने इतनी कठिनाई से आज़ादी प्राप्त की। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी देश को टुकड़ों में न बंटने देना। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास हो, ये एजेंडे थे। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टियों और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे से साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वाले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने में नेहरू की खासी भूमिका हासिल की। अब नेक्स्ट बात आ जाती है दोनों खेमों से दूरी बना के देश का विकास करना। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। इसके लिए भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता का मतलब था कि ना तो साम्यवाद का साथ, ना पूंजीवाद का, और स्वतंत्र विचारधारा। शीत युद्ध से उपजे तनाव
कम करने की कोशिश में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के ने अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठनों में अपने को दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति किताब में आप पढ़ चुके, हमने पहले पार्ट में पढ़ा है विस्तार पूर्वक। शीत युद्ध के समय अमेरिका के उत्तर अटलांटिक का संधि नाटो सोवियत संघ इसके आदर्श माना, संतुलन साधने में कठिन कोशिश की, कभी कभी संतुलन कुछ नहीं सद पाया तथा 1956 में जब ब्रिटेन में स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने नौ औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध किया। यानी हम भारत की बात करें तो कभी भी उसने यानी गलत लोगों का या गलत देशों का साथ नहीं दिया, बल्कि सही को सही ठहराया और गलत को गलत। और कभी भी अपने यहाँ तक के पीरियड में भारत ने किसी विदेश पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि आक्रमणों को झेला है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रवैया अपनाया, उसी खेमे में देशों में सहायता के अनुदान दिया। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को कूटनीतिक नीति के बारे में आश्वस्त करने लगा। पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा हो गया। अमेरिका सोवियत संघ भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत में नियोजित, चलिए हमने ये तो नहीं पढ़ा, रणनीति अपनाई। इस नीति में जोर आयात से कम करने पर थे और संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में प्रगति की बड़ी सीमित थी और विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया में भारत के आर्थिक लेन देन में बड़ा सीमित था। नेहरू के क्या विचार थे? आमतौर पर हमारी नीति ताकत, राजनीति में अपने को अलग रखने, महाशक्तियों को एक खेमे से विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की। आज दो अग्रणीय खेमे रूस और अमेरिका ब्रिटेन के हैं। हमें दोनों के साथ दोस्ताना संबंध रखना, साथ ही उनके खेमे में शामिल भी नहीं होना। रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित है, अन्य देशों पर भी शक करते हैं। इस कारण हमारा रास्ता कठिन है और दोनों हम पर शक कर सकते हैं। हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। ये विचार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश के प्रथम प्रधानमंत्री के। आगे हम पढ़ेंगे अफ्रो एशियाई एकता क्या थी, इसको विस्तार पूर्वक, और फिर हम चलेंगे एक देश के साथ दूसरे देश के साथ हमारे कैसे संबंध रहे। आज के लिए जो हमारा होमवर्क बनेगा वो ये बनेगा कि इस गुटनिरपेक्षता की नीति में नेहरू की क्या भूमिका थी, हम दोनों खेमों से दूरी कैसे बनाई और गुटनिरपेक्षता की नीति थी क्या। इन पर विस्तार पूर्वक आप नोट्स तैयार करेंगे और उनको याद करेंगे। धन्यवाद।